हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रूल 9 और 10 की, जो बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो कैसे काम करता है। चलिए बेटा, बात करते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन की। एक डायग्राम हमारी बुक में दिया हुआ है, उसके थ्रू समझते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन पार्ट फर्स्ट। जिस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना होता है बेटा, उसे डिक्लेयर करना होता है अपना पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट या यूटी, जिस स्टेट या यूटी में वो रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा है। ये सारी डिटेल जो होती है वो जाती है फॉर्म GST REG 01 के पार्ट ए में। ये फॉर्म जो होता है बेटा GST के जो कॉमन पोर्टल है वहाँ पर फिल किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है वैलिडेशन का। पैन का वैलिडेशन किया जाता है, जो CBDT का डेटाबेस है कॉमन पोर्टल, उसके थ्रू उसे वैलिडेट करता है। बात रही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर की, तो उस पर एक OTP आता है। OTP के थ्रू दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर लिया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद बेटा थर्ड स्टेप में जो होता है TRN जनरेट होता है। TRN क्या होता है? टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होता है और कम्युनिकेट कर दिया जाता है एप्लीकेंट को उनके वैलिडेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर। ठीक है बेटा, इसी TRN को यूज करते हुए जो पार्ट बी होता है एप्लीकेशन फॉर्म का, उसे एप्लीकेंट जो होता है फिल करता है अलोंग विद स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स एट द कॉमन पोर्टल। जब एप्लीकेंट पार्ट बी की डिटेल्स फिल करता है अलोंग विद स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स, तो उसे मिला करती है एक एक्नॉलेजमेंट, और ये एक्नॉलेजमेंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही उसे इशू कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है CTP के केस में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में जब TRN जनरेट हो जाता है, तो TRN जनरेट होने के बाद जो CTP है उसे एडवांस डिपॉजिट करना होता है अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, जो वो कंप्यूट कर लेता है। उसके बाद ही उसे एक्नॉलेजमेंट दी जाती है। एक्नॉलेजमेंट इशू होने के बाद बेटा जो एप्लीकेशन होती है वो फॉरवर्ड कर दी जाती है प्रॉपर ऑफिसर को, और प्रॉपर ऑफिसर जो होता है जब एप्लीकेशन उसे रिसीट हो जाती है, तो पार्ट सेकंड में हम समझेंगे कि क्या क्या प्रॉपर ऑफिसर स्टेप लिया करता है। आइए पार्ट सेकंड की बात करते हैं। एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो डॉक्यूमेंट्स को और एप्लीकेशन को चेक करता है। अगर उसे लगता है कि एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर हैं, ठीक है, तो वो बेटा विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, प्रॉपर ऑफिसर जो है एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देता है एप्लीकेंट को। और ये जो सर्टिफिकेट मिला करता है, ये मिला करता है फॉर्म GST REG 06 में। ठीक है, और ये जो सर्टिफिकेट मिला करता है बेटा, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली ही मिला करता है एट द कॉमन पोर्टल। इन केस जो एप्लीकेंट है उसने जितने भी डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन सबमिट की है वो प्रॉपर नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो उस केस जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो एप्लीकेंट को विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन वो नोटिस इशू करता है, और जो भी प्रॉपर ऑफिसर को कमी लगती है उसके रिगार्डिंग वो क्लैरिफिकेशन वहाँ पर डिमांड किया करता है। क्लैरिफिकेशन का मतलब यहाँ पे लॉ ने डिफाइन किया है कि क्लैरिफिकेशन में इंक्लूड होगा मॉडिफिकेशन या करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स जो डिक्लेयर किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेंट ने। लेकिन ये पर्टिकुलर्स जो है बेटा 4 एरिया को छोड़कर होंगे, जैसे पैन में कोई भी वो करेक्शन की बात नहीं करेगा, स्टेट में करेक्शन की बात नहीं करेगा, मोबाइल और ईमेल एड्रेस, ये 4 ऐसे एरिया है जहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर जो है करेक्शन या मॉडिफिकेशन की बात नहीं करेगा। ठीक है बेटा, चलिए नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर अंदर जो है जो एप्लीकेंट है उसे बेटा इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने होते हैं प्रॉपर ऑफिसर को। इन केस जो एप्लीकेंट है वो विद इन 7 वर्किंग डेज जो इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए हैं प्रॉपर ऑफिसर ने उन्हें प्रोवाइड नहीं कराता, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर जो है रिजेक्ट कर देता है एप्लीकेशन अलोंग विद रीजंस कि किस रीज़न पे ये रिजेक्ट की गई है। यानी इसे हम स्पीकिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। जो ऑर्डर देगा प्रॉपर ऑफिसर वो स्पीकिंग ऑर्डर होगा। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि रीजंस जो होती है उसके रिजेक्शन की वो उस पर मेंशन की जाती है। चलिए नेक्स्ट, अगर एप्लीकेंट विद इन 7 वर्किंग डेज जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है और प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है, तो विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स वॉट एवर इट इज, प्रॉपर ऑफिसर जो है ग्रांट कर देगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म GST REG 06।
इन केस प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर जो है उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा अलॉन्ग विद रीजंस। ठीक है बेटा, एक बात यहाँ पर ध्यान देना, डीम्ड अप्रूवल की बात की गई है एप्लीकेशन की कि अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो उस केस में ये डीम्ड अप्रूव्ड हो जाएगी एप्लीकेशन, ये माना जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो गया है उस एप्लीकेंट का। नेक्स्ट, within 7 working days from the date of receipt of clarification information या documents furnished by the applicant। इन केस जहां पर प्रॉपर ऑफिसर क्लेरिफिकेशन की डिमांड करता है तो उस केस में 7 वर्किंग डेज का टाइम दिया जाता है एप्लीकेंट को। विद इन 7 वर्किंग डेज डॉक्यूमेंट्स या क्लेरिफिकेशन जो डिमांड किया प्रॉपर ऑफिसर ने, एप्लीकेंट उन्हें सबमिट कर देता है। और नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज जो हुआ करते थे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन या क्लेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स, उन 7 दिनों में प्रॉपर ऑफिसर क्या किया करता था, अगर सेटिस्फाई होता था तो ग्रांट कर दिया करता था सर्टिफिकेट, अगर सेटिस्फाई नहीं होता था तो बेटा रिजेक्ट कर दिया करता था। तो उन्हीं 7 दिनों की यहाँ पर बात की गई है कि उन 7 वर्किंग डेज में अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई भी एक्शन नहीं लेता तो उस केस में ये माना जाएगा कि जो एप्लीकेशन है वो डीम टू बी अप्रूव्ड हो गई है, यानी एसएससी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये रूल 9 और 10 के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर था वो हमने पढ़ा। चलिए अब बात करते हैं रूल 25 की। फिजिकल वेरिफिकेशन की बात की जा रही है बिजनेस प्रेमाइसेस की इन सर्टेन केसेस आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रूल 25 डिफाइन करता है कि जहां प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन के प्लेस ऑफ बिजनेस का, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर जो है रजिस्टर्ड पर्सन के प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन जब प्रॉपर ऑफिसर करेगा तो जो भी फोटोग्राफ्स या डॉक्यूमेंट्स हैं वो विद इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वेरिफिकेशन वो अपलोड कर दिया करता है ऑन द कॉमन पोर्टल ऑफ जीएसटी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। चलिए बात की गई है रूल 10 इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जैसा कि हमने पढ़ा कि जीएसटी REG 06 जो होता है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया करता है प्रॉपर ऑफिसर। तो उस सर्टिफिकेट में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी मेंशन किए जाते हैं। साथ ही जो जीएसटीएन नंबर होता है, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एप्लीकेंट का, वो भी उसमें मेंशन होता है। एक फॉर्मेट दिया हुआ बेटा जीएसटीएन फॉर्मेट, स्टेट कोड, यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन का पैन, एंटिटी कोड और चेक सम कैरेक्टर, ये इस तरह का जो होता है जीएसटीएन फॉर्मेट हुआ करता है। रूल 18 बात करता है डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड जीएसटीएन ऑन द नेम बोर्ड। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है इसका बेटे वो डिस्प्ले किया करता है, यानी वो अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर इस सर्टिफिकेट को लगाता है एक ऐसी प्रोमिनेंट प्लेस पर जहां पर दूसरे पर्सन उसे देख सके। चलिए बात करते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। तो अगर एप्लीकेंट ने बेटा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो इफेक्टिव डेट जो होगी रजिस्ट्रेशन की वो हो जाएगी डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। और अगर आफ्टर 30 डेज उसने रजिस्ट्रेशन कराया है फ्रॉम द डेट ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, तो उस केस में जो डेट है ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन की वो डेट होगी। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की, समझिए। सुगम सर्विसेज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन मध्य प्रदेश। सुगम सर्विसेज जो है टैक्सेबल सप्लाई करती है सर्विसेज की मध्य प्रदेश में। जो टर्नओवर है सुगम सर्विस लिमिटेड का वो एक्सीड करता है 20 लाख को ऑन 1 नवंबर। नेक्स्ट एग्जांपल बात करता है इट इज लाइबल टू गेट रजिस्टर बाय 1 दिसंबर, यानी विद इन 30 डेज ये लाइबल है रजिस्ट्रेशन के लिए इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जो सुगम सर्विसेज लिमिटेड है वो अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए 20 नवंबर को और इन्हें रजिस्ट्रेशन जो मिलता है वो मिलता है 5 दिसंबर को। तो इस केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या ली जाएगी? देखिए जो एप्लीकेंट है उसने 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो इस केस में जिस दिन से वो लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए वो डेट क्या मानी जाएगी? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 1 नवंबर जो है वो हो जाएगी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बात करें दूसरे केस की कि अगर इस केस में सुगम सर्विसेज विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो क्या होगा? इन अबव एग्जाम्पल इफ सुगम सर्विसेज लिमिटेड अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 3 दिसंबर, देखिए 30 डेज के बाद ले रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन, 3 दिसंबर को ले रहे हैं और उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलता है 10 दिसंबर को, तो इस केस में इफेक्टिव डेट क्या होगी? इफेक्टिव डेट हो जाएगी इस केस में ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ग्रांट किस दिन हुआ रजिस्ट्रेशन का? वो हुआ 10 दिसंबर को, फिर यही डेट हो जाती है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन।
चलिए, सीटीपी और एनआरटीपी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक छोटा सा प्रोविजन जो है एनआरटीपी का हमें डिस्कस करना है। जैसा कि हम जब सेक्शन 25 पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर देखा था कि जो एनआरटीपी होता है उसे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं फिल करने होते हैं अदर देन पेन। चूंकि उसके पास पेन नहीं हो तो जो एनआरटीपी होता है उसे अपने पासपोर्ट की जो होती है सेल्फ अटेस्ट कॉपी लगानी पड़ती है अलोंग विद हिज ऑथराइज सिग्नेटरी, जो हुआ करता है एक इंडियन रेजिडेंट जिसके पास पेन होता है। यानी सिंपल समझिए, जो ऑथराइज सिग्नेटरी होगा एनआरटीपी का उसका तो पेन लगेगा, और एप्लीकेशन जब जा रही है रजिस्ट्रेशन की तो उस केस में जो एनआरटीपी है वैलिड पासपोर्ट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है वो भी सबमिट की जाएगी अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन केस जो बिजनेस एंटिटी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है या एस्टेब्लिश हुई है आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन की उसमें बेटा एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या यूनिक नंबर जाया करता है इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन या यूनिक नंबर क्या होता है, तो जैसे हमारी कंट्री में होता है पैन, ऐसे ही जिस कंट्री से एनआरटीपी बिलोंग करता है उस कंट्री का अगर कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है या यूनिक नंबर है, उस नंबर को एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ता है। चलिए, बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं सेक्शन 28 की, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद जो रजिस्टर पर्सन है वो कोई चेंज करना चाहता है या अमेंडमेंट करना चाहता है अपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में, तो क्या वो कर सकता है? आंसर इज यस। दो कैटेगरीज में ये अमेंडमेंट जो है डिफाइन की जाती है, एक होती है कोर फील्ड्स, एक होती है नॉन कोर फील्ड्स। कोर फील्ड्स क्या होते हैं? जैसे नेम हो गया बिजनेस का, या रजिस्टर पर्सन एडिशन या डिलीशन कर रहा है स्टेक होल्डर्स के नेम में, प्रिंसिपल प्लेस चेंज कर रहा है वो, लेकिन ध्यान देना बेटा यहाँ पर विद इन स्टेट की बात की जा रही है। विद इन स्टेट अगर वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना चाहता है तब भी वो कोर फील्ड्स में आएगा। विद इन स्टेट वो चेंज करना चाहता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तब भी वो कोर फील्ड में आएगा। ठीक है, इन केस अगर वो प्रिंसिपल बिजनेस अपना चेंज करना चाहता है अदर स्टेट में, तो उस केस में ये कोर फील्ड में नहीं आया करता। उस केस में बेटा जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा और एक फ्रेश एप्लीकेशन देनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन दिया जाता है जीएसटी में। दूसरी बात एक और ध्यान रखना, अगर पैन अपना चेंज कराना चाहता है रजिस्टर्ड पर्सन तो उस केस में भी उसे अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना होगा और उसके बाद एक फ्रेश एप्लीकेशन देनी होगी रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो दिया जाता है जीएसटी में वो पैन वाइज भी दिया जाता है। बात करते हैं नॉन कोर फील्ड्स की, तो नॉन कोर फील्ड्स में जैसे अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता है या ईमेल आईडी चेंज करना चाहता है, ये सारे नॉन कोर फील्ड्स आया करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कोर फील्ड्स में जब भी अमेंडमेंट या चेंज करना चाहता है रजिस्टर्ड पर्सन, उसके लिए उसे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ती है प्रॉपर ऑफिसर की। नॉन कोर फील्ड्स के लिए प्रॉपर ऑफिसर के अप्रूवल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जैसे ही अमेंडमेंट करना चाहता है रजिस्टर्ड पर्सन, वो अमेंडमेंट इफेक्टिव हो जाती है चेंज करते ही। ठीक है, चलिए कैसे किया जाता है? तो रजिस्टर पर्सन या यूआईएन होल्डर चेंज करना चाहता है कोर एरियाज में, तो उस केस में उसे सबमिशन करनी होती है एप्लीकेशन विद इन 15 डेज ऑफ चेंज। जैसे ही चेंज होता है उसके 15 दिनों के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा जीएसटी कॉमन पोर्टल पर। जीएसटी कॉमन पोर्टल पर वो एप्लीकेशन पहुंच जाएगी पीओ के पास। पीओ देखेगा कि अगर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, एडिक्वेट हैं, तो उस केस में परमिशन जो है वो ग्रांट कर देगा विद इन नेक्स्ट 15 डेज में, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होगा रजिस्टर्ड पर्सन का वो अमेंड हो जाएगा। इन केस पीओ को लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है या इनकम्प्लीट है, तो उस केस में पीओ जो है एक शो कॉज नोटिस इशू करता है एप्लीकेंट को। वाई एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड, क्यों ना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए। ये जो शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है एप्लीकेंट को, ये इशू किया जाता है विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेंट यानी रजिस्टर्ड पर्सन रिप्लाई कर देता है उस नोटिस का विद इन 7 डेज और जो हमारे पीओ साहब हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो अमेंड हो जाएगा। इन केस जो हमारे पीओ हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते, उस केस में रिजेक्ट कर दी जाती है एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट। ठीक है, एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना, सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन का है वो माना जाएगा कि ये अमेंड हो गया है इन केस दो बातों में। अगर प्रॉपर ऑफिसर जो है एक्शन नहीं लेता विद इन अ पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन सबमिट हुई है उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता तो ये माना जाएगा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें अमेंडमेंट हो चुकी है।
नेक्स्ट हमने समझा था कि जब प्रॉपर ऑफिसर शो कॉज नोटिस इशू किया करता था रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में रिप्लाई देना होता था रजिस्टर्ड पर्सन को विद इन अ पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन रिप्लाई कर देता है और फर्दर रिप्लाई नहीं करता प्रॉपर ऑफिसर, तो उस केस में ये माना जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो अमेंड हो चुका है। चलिए बेटा, आप बात करते हैं सेक्शन 29 एंड 30 की, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। सेक्शन 29 जो बात करता है वो बात करता है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, और दूसरी तरफ सेक्शन 30 हमारा बात करता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। दोनों को कंबाइंड प्रोविजन को एक साथ करते हैं। आइए, दो तरह से कैंसिलेशन हुआ करता है रजिस्ट्रेशन का, एक होता है हमारा वॉलंटरी कैंसिलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन और दूसरा होता है हमारा स्यू मोटो कैंसिलेशन बाय डिपार्टमेंट। जब रजिस्टर्ड पर्सन को रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है तो उस केस में वो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करता है, इसे बोला जाता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। और स्यू मोटो कैंसिलेशन बाय डिपार्टमेंट क्या होता है कि डिपार्टमेंट बाय हिज ऑन मोशन, डिपार्टमेंट ने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है, उन क्राइटेरिया में अगर फॉल करता है रजिस्टर्ड पर्सन तो डिपार्टमेंट वहां पर बाय हिज ऑन मोशन जो है कैंसिलेशन कर दिया करता है रजिस्ट्रेशन। चलिए, सर्कमस्टांसेस वेयर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पर रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जाएगा। Circumstances when the registration can be cancelled either suo moto by proper officer or an application of the registered person or his legal heirs। इस कैटेगरी में उन सर्कमस्टांसेस की बात की जा रही है जहां पर रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकता है, इधर सुयो मोटो बाय प्रॉपर ऑफिसर बाय हिज ऑन मोशन कैंसिल कर सकता है, या अगर एप्लीकेशन देता है रजिस्टर्ड पर्सन या लीगल हेयर तो उस केस में कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है पूरा का पूरा बिजनेस ड्यू टू एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, अमलगमेटेड विद अदर लीगल एंटिटी, अमलगमेशन हो जाता है अदर लीगल एंटिटी के साथ, या डीमर्ज्ड हो जाता है, या अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। बेसिकली यहां पर कौन से केसेस की बात की जा रही है, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा ईदर बाय एप्लीकेशन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और बाय द डिपार्टमेंट ऑन हिज ऑन मोशन। ठीक है, नेक्स्ट सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं जहां पर प्रॉपर ऑफिसर जो है कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन का बाय हिज ऑन मोशन और ऑन हिज ऑन मोशन। तो वो कौन कौन से केसेस हैं, तो देखिए, नंबर 1, रजिस्टर्ड पर्सन कोई कॉन्ट्रावेन करता है प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस। प्रिस्क्राइब प्रोविजन कौन से है, रूल नंबर 21 डिस्क्राइब करता है उन प्रोविजंस को। देखिए, फर्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना बिजनेस कंडक्ट नहीं करता फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उस केस में उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। इश्यूज इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है कोई इनवॉइस या बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता फॉर कंटिन्यूअस 6 मंथ्स, तो उस केस में भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इन केस अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने कंपोजिशन स्कीम को अवेल किया हुआ है तो उस केस में जो 6 मंथ का पीरियड है वो क्या ट्रीट किया जाता है, 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड ये ट्रीट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट कमेंस द बिजनेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो पर्सन जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था अपना बिजनेस कमेंस नहीं करता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तब भी उसका रजिस्ट्रेशन बेटा कैंसिल कर दिया जाएगा। फोर्थ, रजिस्ट्रेशन वॉज ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सपरेशन ऑफ फैक्ट्स। रजिस्ट्रेशन जो ऑब्टेन किया था रजिस्टर्ड पर्सन ने वो फ्रॉड के थ्रू किया था, या मिस स्टेटमेंट दी थी उसने विलफुली, या फैक्ट्स को सप्रेस किया था, तो इस केस में भी उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो प्रॉपर ऑफिसर इन चारों केसेस में जो है रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है ऑन हिज ऑन मोशन, अगर ये चारों में से कोई भी एक कंडीशन अट्रैक्ट करती है तो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 एंड सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 रीड विद रूल 21 कैपिटल ए। देखिए, जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है जब कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया करता है उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर होता है उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देता है फॉर अ पीरियड। सस्पेंड क्यों किया जाता है, ताकि जो प्रोसीडिंग्स है कैंसिलेशन की वो प्रॉपर ऑफिसर कर सके। ड्यूरिंग दैट पेंडेंसी पीरियड जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है वो रूटीन कंप्लायंसेस से फिर उसमें बच जाता है, जैसे रिटर्न फाइलिंग वगैरह की हम बात करें तो उन्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। केस 1 बात करता है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने जहां पर अप्लाई किया है कैंसिलेशन के लिए, तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है
वो रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देता है किस पीरियड के लिए? फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और द डेट फ्रॉम विच द कैंसिलेशन इज सॉट विच एवर इज लेटर। जिस डेट को एप्लीकेशन दी है कैंसिलेशन की या वो डेट जिस दिन कैंसिलेशन सॉट हुआ है, उन दोनों में जो डेट लेटर होगी उस डेट से क्या माना जाएगा? रजिस्ट्रेशन को क्या माना जाएगा? डीम टू बी सस्पेंडेड। ठीक है बेटा, चलिए। और ये कब तक सस्पेंडेड माना जाएगा? जब तक कि रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन की जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेयर कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन हैज बीन इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑन इट्स ऑन मोशन। केस 2 बात करता है डिपार्टमेंट ने कैंसिलेशन जो है ऑन इज ऑन मोशन किया है, तो उस केस में सस्पेंशन पीरियड क्या होगा? तो जो डेट प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करता है आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, वो डेट मानी जाती है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंडेड माना जाएगा उस डेट से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है, उसे कोई भी टैक्सेबल सप्लाई अलाउ नहीं होगी ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड, और साथ ही उसे कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अंडर सेक्शन 39। फोर्थ पॉइंट बात करता है कि जो सस्पेंशन हुआ है रजिस्ट्रेशन का वो डीम टू बी रिवोक्ड, यानी माना जाएगा कि वो रिवोक हो चुका है। कब? जब कैंसिलेशन की जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इफेक्टिव पीरियड कब होगा? जिस डेट से सस्पेंशन हुआ था उसी डेट से ये ट्रीट किया जाएगा कि रिवोकेशन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, रूल्स 20 एंड 22 बात करते हैं प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैसे कैंसिलेशन होता है रजिस्ट्रेशन का, उसका प्रोसीजर डिफाइन किया जा रहा है। केस 1, वॉलंटरी कैंसिलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। सबसे पहले जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में विद इन 30 डेज फ्रॉम द अकरेंस ऑफ इवेंट वारंटिंग कैंसिलेशन। जो इवेंट हुआ है, जिस इवेंट की वजह से रजिस्टर्ड पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, उस इवेंट के 30 डेज के अंदर अंदर वो अपना कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर देगा। नेक्स्ट, साथ ही जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है बेटा, उसे एप्लीकेशन के साथ साथ अपने आईटीसी की, जो उसका आईटीसी है सेमी फिनिश्ड या फिनिश गुड्स में या कैपिटल गुड्स में, उसकी भी डिटेल उसे फर्निश करनी पड़ती है। और किस डेट को ये देखी जाती है? ये देखी जाती है ऑन द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सॉट। इस केस पे अगर कोई लायबिलिटी बनती है आईटीसी पे करने की, तो रजिस्टर्ड पर्सन है वो लायबिलिटी पे कर देता है। नेक्स्ट स्टेप में बात की जा रही है कि ऑर्डर, जो प्रॉपर ऑफिसर होता है फिर अपना ऑर्डर देता है कैंसिलेशन का विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन। जब कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दी गई है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर जो है प्रॉपर ऑफिसर सारी प्रोसीडिंग्स पूरी करके अपना ऑर्डर दे दिया करता है। नेक्स्ट केस आता है स्यू मोटो कैंसिलेशन बाय डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट बाय हिज ऑन मोशन जो है अब कैंसिलेशन कर रहा है। तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर होता है सबसे पहले एक शो कॉज नोटिस इशू करता है रजिस्टर्ड पर्सन को, और इस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन 7 वर्किंग डेज में दिया करता है। नेक्स्ट, इन केस जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिप्लाई करता है शो केस नोटिस का और प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है उस रिप्लाई से, तो प्रॉपर ऑफिसर ड्रॉप कर देता है प्रोसीडिंग्स। इन केस अगर रजिस्टर्ड पर्सन रिप्लाई नहीं करता है शो कॉज नोटिस का, लेकिन जो उसने डिफॉल्ट किए थे प्रोविजन जिस वजह से स्यू मोटो कैंसिलेशन कर रहा था डिपार्टमेंट, वो ठीक कर देता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल उसने रिटर्न फाइल नहीं की थी फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ, अब वो रिटर्न फाइल कर देता है अलॉन्ग विद पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। तो उस केस में भी जो प्रॉपर ऑफिसर है वो कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स जो है उन्हें ड्रॉप कर देगा। इन केस प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है ऑर्डर पास कर देता है कैंसिलेशन का विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई ऑफ शो कॉज नोटिस। नेक्स्ट बात की गई है इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन मानी जाती है जो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन होता है प्रॉपर ऑफिसर का, उस ऑर्डर में जो डेट मेंशन होती है वो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ट्रीट की जाती है। लेकिन ध्यान रहे ये जो कैंसिलेशन का ऑर्डर होगा ये तभी इफेक्टिव होगा जब जो रजिस्टर्ड पर्सन है जितने भी अगर उसके ड्यूज हैं या एरियर्स हैं किसी टैक्स के, इंटरेस्ट के या पेनल्टी के, वो सारी की सारी अमाउंट जो है उसे डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करानी होती है। चलिए, अमाउंट पेबल ऑन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है जिसका कैंसिलेशन किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन, उसे डेबिट करना होता है अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट या कैश लेजर किस अमाउंट से, जो उसने आईटीसी अवेल किया है, किस रेस्पेक्ट में, जो स्टॉक है इनपुट्स या इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड या फिनिश गुड स्टॉक, या जो कैपिटल गुड्स हैं या प्लांट एंड मशीनरी हैं, उन सभी के रेस्पेक्ट में उसे आईटीसी जितना भी अवेल किया है वो रिवर्स करना होता है। किस डेट पर ये रिवर्स करना होता है? ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कैंसिलेशन। जिस डेट पर कैंसिलेशन हुआ है उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो डे होगा उस डेट पर उसे कैंसिलेशन किया जाता है। या आउटपुट टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, दोनों में जो हायर हो उतनी अमाउंट जो है उसे डेबिट करनी पड़ती है या पेमेंट करनी पड़ती है जीएसटी डिपार्टमेंट को।
चलिए अब समझते हैं बारी बारी से कैसे अमाउंट रिवर्स की जाती है। इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल गुड्स और या प्लांट एंड मशीनरी के केस में कैसे किया जाता है, तो जो टैक्सेबल पर्सन होता है बेटा वो अमाउंट पे करता है हायर ऑफ द फॉलोइंग। दो अमाउंट हुआ करती है। नंबर वन, कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी की 5 ईयर्स लाइफ मानी जाती है। 5 ईयर्स में से जितना उसने अवेल कर चुका है उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा 5% पर क्वार्टर, और जो बैलेंस अमाउंट बचेगी वो या टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी विच एवर इज हायर, दोनों में जो हायर होगा वो पे कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनपुट्स के केस में। तो इनपुट के केस में कौन सी अमाउंट रिवर्सल की जाती है, तो यहां पर भी दो अमाउंट का हायर देखा जाता है। जो आईटीसी अवेल किया था इनपुट्स पर रजिस्टर्ड पर्सन ने, उससे प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस किया जाएगा, या जो आउटपुट टैक्स पेबल होगा उन गुड्स पर, दोनों में जो हायर अमाउंट होगी वो अमाउंट जो है रिवर्स कर देगा रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन। चलिए बेटा अदर पॉइंट्स की बात करते हैं। जिस पर्सन को यूआईएन ग्रांट हुआ है वो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, रूल 20 ये बात करता है। दूसरी बात, अगर कोई भी अमाउंट ड्यू है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ रजिस्टर्ड पर्सन की, यानी रजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट करनी है, उसकी लायबिलिटी है, तो रजिस्ट्रेशन के कैंसिल होने से पहले उसे ये अमाउंट पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट, अगर कैंसिलेशन एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एक्ट में हो रहा है तो ये माना जाएगा कि कैंसिलेशन सीजीएसटी एक्ट में भी हो गया है। फोर्थ पॉइंट बात करता है कि एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया टैक्स अथॉरिटी ने तो टैक्स पेयर को ये इंटीमेट कर दिया जाएगा वाया एसएमएस या ईमेल, और जो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन होता है रजिस्टर्ड पर्सन का वो इशू कर दिया जाता है उसके प्राइमरी या ऑथराइज सिग्नेटरी को बाय ईमेल एंड एसएमएस। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि जो टैक्स पेयर है जब उसका कैंसिलेशन हो जाता है रजिस्ट्रेशन का तो उसे कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर अगर कोई रिटर्न उसकी पेंडिंग है अर्लियर द पीरियड ऑफ कैंसिलेशन तो उसे रिटर्न अपनी फाइल करनी होती है बिफोर द कैंसिलेशन। नेक्स्ट सेक्शन 30 की बात करते हैं, रीड विद रूल 23, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस केस में बात की जाती है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है तो उसके पास क्या कोई रेमेडी अवेलेबल है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर को। केस 1 यहां पर बात करता है प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। प्रोसीजर क्या रहने वाला है, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है स्यू मोटो के थ्रू बाय द प्रॉपर ऑफिसर तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो अप्लाई करता है रिवोकेशन के लिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी जब ऑर्डर रिसीव हो जाता है रजिस्टर्ड पर्सन को उस डेट से विद इन 30 डेज वो अप्लाई करेगा प्रॉपर ऑफिसर को। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए रजिस्टर्ड पर्सन का, तो वो एक ऑर्डर पास कर देगा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। ये जो वो ऑर्डर पास करेगा ये करेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। इन केस प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन की जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन जब रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन तो इस केस में प्रॉपर ऑफिसर को रजिस्टर्ड पर्सन को एक शो कॉज नोटिस जो है वो इशू करना पड़ेगा। इस शो कॉज नोटिस का जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिप्लाई करेगा विद इन 7 वर्किंग डेज। दोनों ही केसेस में जो प्रॉपर ऑफिसर डिस्पोज ऑफ करेगा एप्लीकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जहां पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है फॉर फेलियर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश रिटर्न, यानी रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल किया जा रहा है वो इस वजह से किया जा रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने जो है रिटर्न फाइल नहीं की थी। तो यहां पर बेटा देखिए 2 केसेस बनते हैं। नंबर 1, where the registration has been cancelled with effect from the date of order of cancellation of a registration। जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है किस इफेक्ट से किया जा रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, यानी प्रॉपर ऑफिसर ने एक ऑर्डर पास कर दिया सिंपल कि इस डेट से जो है कैंसिलेशन हो जाएगा ऑर्डर। तो उस केस में क्या होगा, सपोज बेटा 1/4/2019 वो डेट है जिस डेट को रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं की। इसे रिटर्न फाइल करनी थी बट इसने नहीं फाइल की। अब होता क्या है, सपोज 31 अक्टूबर 2019 को जो प्रॉपर ऑफिसर है वो कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देता है, कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर दिया जाता है। अब रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, अप्लाई करता है रिवोकेशन के लिए, और मान लो रिवोकेशन हो रही है 15 नवंबर 2019 को। तो देखिए लॉ क्या बात करता है, ये जो पीरियड है 1/4/19 से 31 दिसंबर वाला, सबसे पहले जो है रजिस्टर्ड पर्सन को इसकी रिटर्न फाइल करनी होगी, और ये इस पीरियड की रिटर्न फाइल करने के बाद ही वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। समझ आ गया बेटा।
सेकेंड पॉइंट, ये जो पीरियड है 31 दिसंबर से लेके 15 नवंबर का, इस पीरियड के लिए रजिस्टर पर्सन को 30 डेज का टाइम मिलेगा। विद इन 30 डेज उसे रिटर्न फाइल करनी होगी। और ये 30 डेज का जो पीरियड है वो कहाँ से काउंट किया जाएगा? फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन, जो ऑर्डर मिला है रिवोकेशन का, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर इस पीरियड की उसे रिटर्न फाइल करनी होगी। ठीक है, समझ आ गया? ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। अगर रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, तो उस केस में क्या होगा? सपोज 1/4/2019 को रिटर्न फाइल करनी थी रजिस्टर पर्सन को, बट उसने रिटर्न फाइल नहीं की, फेल हो गया रिटर्न फाइल करने के लिए। अगेन 31 अक्टूबर 2019 को जो है प्रॉपर ऑफिसर ने क्या कर दिया? कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर दिया। और ये कैंसिलेशन ऑर्डर जो पास किया है ये रेट्रोस्पेक्टिव किया है। रेट्रोस्पेक्टिव यानी कैंसिलेशन ऑर्डर का जो इफेक्ट है वो कहाँ से एप्लीकेबल होगा? 1/4/19 से एप्लीकेबल होगा। अब जो रिवोकेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? वो हो रहा है 15 नवंबर 2019। तो इस केस में कौन सी रिटर्न कैसे फाइल की जाएगी? तो लॉ बात करता है, अगर रेट्रोस्पेक्टिव है तो पूरे पीरियड की जो रिटर्न है वो विद इन 30 डेज फाइल की जाएगी। 30 डेज कौन से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर। डेट ऑफ रिवोकेशन ऑर्डर। सिंपल रेट्रोस्पेक्टिव में ये प्रोविजन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? डिफरेंस समझ आ गया दोनों केसेस में? अर्लियर जो इफेक्टिव डेट थी कैंसिलेशन की वो 31 अक्टूबर 2019 थी, बट इस केस में जो इफेक्टिव डेट है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। यानी इफेक्टिव डेट क्या है? 1 अप्रैल 2019। तो पूरे पीरियड की जो रिटर्न है वो इस केस में फाइल की जाती है विद इन 30 डेज। चलिए बेटा, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है रजिस्ट्रेशन का वो फिनिश होता है। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।